नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स विद स्टूडेंट में। आज ग्रेड 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की क्लास को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। और पिछली क्लासेस में अगर आप देखेंगे मेरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ताकि अब सबको आसानी हो जाए अलग अलग ग्रेड के लोगों को। तो ग्रेड 7 की मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें ग्रेड 7 के अंदर अलग अलग टॉपिक सीरियली वाइज उसमें डाले हुए हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की पिछली 4 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये हमारी 5वीं क्लास है। यहाँ पर पिछली 4 क्लासेस में मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। क्लास में मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था, फिर मैंने प्रोपोर्शन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था, कैसे परसेंटेज को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और 10 ग्राम के बारे में समझाया था। उस क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, परसेंटेज के चीज़ को और अधिक तरीके से समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से समझेंगे। हमारे साथ क्लास में जुड़ी हुई हैं अनन्या, वर्तिका, आरल, राघवी और अक्षत एंड कियान। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। चार पांच चीज़ों का हम ले लेते हैं। एक होता है जैसे कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हम एक ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, फिर हम ले लेते हैं मार्क प्राइस, उसके बाद हम ले लेते हैं डिस्काउंट, फिर हम एक शब्द ले लेते हैं प्रॉफिट, फिर एक शब्द हम लोग ले लेते हैं लॉस। ठीक है, इतने सारे शब्दावली है। पहले हम आज का काम हमारा होगा कि हम टर्मिनोलॉजीज को समझें और फिर देखेंगे किस तरीके से हमें सवालों को करना चाहिए। वो हम अगली क्लास में देखेंगे। सवालों की अप्रोच वगैरह को हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस से हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकाल लेते हैं। परसेंटेज का खेल तो आप लोगों को पता ही है। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता है, 10 ग्राम आपको समझ में आता है। तो अब चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है हमारी एक छोटी सी कहानी से। और मान लो उस कहानी का एक किरदार है हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री, और ये हमारी फैक्ट्री है। किसी की भी फैक्ट्री हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम लोग पतंजलि की फैक्ट्री लेके चलते हैं जो हरिद्वार में है। पतंजलि की फैक्ट्री इसलिए कह रहा हूँ, और अगली क्लास में, अभी इसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, अगली क्लास में मैं इसमें सॉफ्टवेयर को लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। जब आप बिल कराने जाते हो, किसी भी दुकान में जाते हो ना बिल कराने, तो वो कैसे बारकोड स्कैन करता है, उस बारकोड को कैसे हम क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया जाता है, उन सब की मैं आपको डिटेल थोड़ी सी समझाऊंगा। एक अलग से क्लास हो जाएगी उसकी, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये फैक्ट्री है मान लो हमारी हरिद्वार में। कहाँ पे? HDW इसका शॉर्टकट होता है। और ये हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ी किसकी फैक्ट्री है? हमारी पतंजलि की फैक्ट्री। ठीक है, अब ये पतंजलि की फैक्ट्री क्या करती है? अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक पतंजलि की फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया में अगर उसको प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो सारा सामान यहीं से जा जाके लोगों को बेचेगी तो बेच पाएगी? हर जगह पे कितने आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे। तो क्या करती है कंपनी? अपना सामान देती है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मान लो 4 डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ एरिया है, ये आपका मान लीजिए ईस्टर्न एरिया है, ये आपका वेस्टर्न एरिया है, और यहाँ पर कहीं आपका सदर्न पार्ट है। हर एक पार्ट में कंपनी के पास एक सप्लाई डिपो होता है। क्या होता है? एक सप्लाई डिपो। सबसे पहले सामान जाता है सप्लाई डिपो में। ठीक है, सप्लाई डिपो नॉर्दर्न रीजन में कई जगहों पे हो सकते हैं। फिलहाल हमारा वाला जो है एक लुधियाना में है और एक जालंधर में है। ठीक है, जालंधर के सप्लाई डिपो में सामान आ गया। सामान बनाया किसने? फैक्ट्री ने। सामान खरीदा कहाँ से? किसानों से। कैसे खरीदते हैं? कैसे करते हैं लोग? किसानों से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे एक आटे की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? छोटा सा गेहूं खरीदा, और उस गेहूं को खरीदा किसानों से, और उसको धुल डाल के उन्होंने क्या किया?
उसका आटा बना दिया, उसी का मैदा भी बनता है। फिर उसकी पैकेजिंग करी, पैकेजिंग करने के बाद उन्होंने अब आटा मान लो उनका बना यहाँ पे आटे, मान लो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था 15 रुपये पर केजी से, 15 रुपये पर केजी पे इन्होंने रॉ मटेरियल पे सामान खरीदा, गेहूं खरीदा इन्होंने, ठीक है। उस पर प्रोसेसिंग हुई, जब वो प्रोसेसिंग होती है तो उसके अंदर बिजली चलती है, तभी तो आटा पीसेगा। अगर किसी मिक्सी में मैं उसको पीस रहा हूँ तो बिजली लगेगी, उस बिजली पे मुझे कहीं ना कहीं बिजली का बिल देना पड़ेगा। अब मिक्सी अपने आप तो चलती नहीं है, तो उसके लिए मुझे वहाँ बंदे बैठाने पड़ते हैं। तो जब मैं वहाँ बंदे बैठाऊंगा तो उन बंदों को मुझे सैलरी भी देनी पड़ेगी, है कि नहीं देनी पड़ेगी। और उस पर्टिकुलर लैंड का खर्चा, जिस लैंड पे मैंने लीज लेके ये अपनी वर्कशॉप बनवाई है, जो मैंने अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है, उस बिल्डिंग में चौकीदार भी होगा, उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रीशियन भी होगा, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग होंगे, वॉशरूम होगा, पानी का खर्चा, बिजली का, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। इन सब की कॉस्ट को देखते हुए कंपनी अपना एक मार्जिन निकालती है, और मान लो आटे पे उसे लिख देती है एमआरपी। अभी मैं एवरेज रेट के हिसाब से चल रहा हूँ 400 रुपये, ये 10 केजी की पैकेजिंग पे, ठीक है। पतंजलि का जो आटा है 400 रुपये पर 10 केजी, खरीदा कितने में था? 15 रुपये में। बेच कितने में रही है? 40 रुपये में। 1 किलो गेहूं खरीदा था, 15 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीदा था, बेच रही है 400 रुपये का 10 केजी, मतलब कि 1 केजी कितने का हो गया? 40 रुपये का, 40 रुपये का। लेकिन ये 400 रुपये पर केजी उसने क्या लिखा है? एमआरपी। और इसी एमआरपी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। अगर आप एमआरपी का फुल फॉर्म बोलोगे तो हम बोलेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल कौन होता है? जिसकी दुकान से जाके आप टॉफी खरीदते हो, टॉफी, चॉकलेट, अंकल एक कोल्ड ड्रिंक देना। हाँ, हर जगह पे एक छोटी सी रिटेल की शॉप होती है, उस शॉप को हम क्या बोलते हैं? रिटेल। क्या बोलते हैं? रिटेल, RETAIL, रिटेल शॉप। लेकिन ये रिटेल शॉप से आप एक टॉफी खरीदते हो, सिर्फ एक टॉफी खरीदते हो, है ना। आप कभी कभी जोश में आ गए, बर्थडे है, बोला क्लास में पापा मुझे सबको 2-2 टॉफियां बांटनी है, तो साल में किसी एक दिन आप हो सकता है कि 2 पैकेट टॉफी के खरीद लो। मान लो आपने 50-50 रुपए की 2 पैकेट खरीद लिए, उसमें 200 टॉफियां ले ली आपने, 200 नहीं 100 टॉफियां आएंगी। क्लास में 40 बच्चे हैं, सबको जाके सर। और आजकल के तो मैंने देखा बच्चे थोड़े से अमीर हो गए हैं, वो लोग तो केक भी लेके चले आते हैं स्कूल में है। और कुछ लोग तो इतने अमीर हो गए काजू कतली भी लेके चले आते हैं, बाप रे बाप, इतनी महंगी, और जाके सबको बांट देते हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन नए, जो मेरी वाइफ है स्कूल में प्रिंसिपल है, छोटे छोटे बच्चे, वो सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स सभी बच्चों के लिए इतना बड़ा केक लेके आते हैं, उसमें डोरेमोन बना है, कभी कुछ बना है, और जब उसको काटते हैं बड़ा मतलब दुख होता है मुझे, यार डोरेमोन कट रहा है, लेकिन खाते समय बड़ा मजा आता है। तो इस तरीके से उन चीज़ों को बांटा जाता है। तो ये जो एमआरपी हुआ, क्या हुआ? ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और आप साल में एक बार खरीद, तो याद रखना, किसी घर में 2 भाई है, एक आधी बहन है, तो आप एक आध और खरीद लेते हो, है ना। साल में 2 दिन खरीद लिया, 3 दिन, 7-8 भाई बहन तो किसी के नहीं है आज की डेट में, है। 5 पांडु पुत्रों की तरह 5-5 भाई हैं, पता चला 5-5 दिन बर्थडे ही मन रहा है। या कौरवों का तो साल में 100 दिन बर्थडे बनता था, एक, है ना, 100 पुत्र थे, और एक वो पुत्री भी थी उनकी दुश्शला, 101 दिन तो बर्थडे ही बनता था उनका, सोचो। लेकिन राजा रजवाड़े खानदान के थे तो बना लेते थे। तो ये हो गई रिटेल शॉप। रिटेल शॉप समझ में आ गया? रिटेल शॉप से हम बेटा एक ही एक सामान खरीदते हैं, तो रिटेल शॉप को उतना प्रॉफिट नहीं होता, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो जो एमआरपी 400 रुपये पर केजी था, 400 रुपये पर 10 केजी मान के चलो, ठीक है, ये इसको 400 रुपये में ही मिला होगा क्या? अगर ये भी इसको 400 में मिला और इसने आपको 400 में दे दिया, तो बोलेगा यार मैं दुकान में किस लिए बैठा हूँ? समाज सेवा के लिए। हाँ, समाज सेवा के लिए तो बैठा नहीं है वो भी बेचारा अपनी नहीं, इसी आटे से वो भी रोटी बनाएगा, उसकी भी रोजी रोटी चलनी है। तो उसको मिलेगा ये सामान कितने में? 380 रुपये में, मान के चलो 380 रुपये पर 10 केजी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तुमको?
कोई डाउट हो कहीं पे भी पूछ लेना, किसी को भी डाउट हो पूछ लेना कि सर कहाँ पे हम यहाँ से शुरुआत किए, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुंचे। हाँ 400 रुपये पर 10 kg। हाँ 380 रुपीज में इसने नहीं बेचा, अभी इसने नहीं बेचा, फैक्ट्री नहीं बेचती इसको, फैक्ट्री की गाड़ी लदती है, एक बड़ा सा ट्रक, एक आटा थोड़ी भेजेगी वो। इसकी औकात कितनी होगी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाले दुकान की? जो रिटेल शॉप होती है उसकी दुकान में कितने का सामान तुम लोग सोच रहे हो? 2 लाख का, 3 लाख का, इतना ही होगा मैक्सिमम। 6 लाख का होगा, 6 लाख से ऊपर का नहीं होगा। कितना भी बड़ा जनरल स्टोर होगा उसमें 6 लाख से ऊपर का सामान नहीं होगा। अगर वो बहुत बड़ा मॉल है तो उसमें हम कहते हैं कि करोड़ों का सामान होता है, तो वहाँ सेल भी करोड़ों की होती है। हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं सामान खरीदने, बिग बाजार में जाते हो आप लोग या किसी बड़े आउटलेट में जाते हो, तो वहां पे वो 4 लाख का आटा थोड़ी खरीद के रखेगा, वो तो आटा थोड़ा सा ही खरीदेगा, बोलेगा भैया एक दिन में मान लो मेरी दुकान से 10 कस्टमर जाते हैं तो 10 ही आटा तो 20 पैकेट खरीद लूंगा, हर दिन आएगा जाएगा, है ना, रख के स्टॉक को एक्सपायरी किस लिए करेगा? तो मैं तुम्हें बताता हूं, तो ये रिटेल प्राइस जो रिटेल शॉप है ये इतने सारे आटे नहीं खरीद के रखेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 पैकेट या 20 पैकेट। तो ये खरीदेगी किससे? जब फैक्ट्री से सामान चलता है गाड़ी में, पूरा का पूरा ट्रक सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट से भरा होगा, उसमें 1000 आटों के पैकेट होंगे। कितने पैकेट होंगे? 1000 आटों के पैकेट होंगे, ठीक है। बड़े बड़े कार्टन्स के अंदर सील्ड पैक होके वो ऐसे गया होगा, उसके साथ फिर और भी सामान होता है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स पतंजलि बनाता है वो सब इस ट्रक के अंदर भर के जाएगा, और ये जाएगा कहाँ पे? इस सप्लाई डिपो में। किसमें जाएगा? सप्लाई डिपो में। कितने में भेजा इसने? 380 में नहीं, अरे 380 में नहीं भैया, मैंने क्या बोला था? 15 रुपए का इसने खरीदा, इसने 15 रुपए की इसकी कॉस्टिंग आई, 400 रुपये लिखा, इसने भेजा होगा बेटा मात्र 30 रुपये पर के। नहीं, 15 रुपये का प्रॉफिट लेके चला है। 15 रुपये इसकी कॉस्टिंग आई रॉ मटेरियल की, उसके अंदर और भी कॉस्टिंग आई, बिजली की कॉस्टिंग आई, पैकेजिंग की कॉस्टिंग आई, लोगों की कॉस्टिंग आई, प्रिंटिंग दुनिया भर का, तो उसने अपना प्रॉफिट 15 रुपये जोड़ लिया, 30 रुपये में बेचा इसको सप्लाई डिपो पे। समझ में आया? सप्लाई डिपो वाले ने, मतलब अब मैं इस रेट थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको समझाने के लिए, इसको मैं 40 रुपये कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 40 रुपये पर केजी, ये 40 रुपये पर केजी है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग हुई थी 15 रुपये पर केजी से गेहूं खरीदा गया था, ठीक है, 15 रुपये पर केजी से गेहूं खरीदा गया, 30 रुपये उस पर अपना प्रॉफिट लेके इसने इसको 30 रुपये में बेच दिया, उसमें जीएसटी वीएसटी सब लगा दिया, सप्लाई डिपो पे आ गया, सप्लाई डिपो ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो और कोई सामान उस कंपनी के अलावा और कोई सामान नहीं खरीदे, और इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया पतंजलि का सारा सामान तुम ही खरीदोगे, तुम्हारे थ्रू ही जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ रिटेलर हूँ और मैं बोलूँ कि भैया सप्लाई डिपो वाले से कि तुम मुझे दे दो सामान, ये बोलता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर से लो। समझ में आ रहा है? एक सप्लाई की चेन बनी हुई है, सामान बना फैक्ट्री में, गया सप्लाई डिपो में, सप्लाई डिपो ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है किसको? रिटेलर को। तो ये सप्लाई डिपो से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो जो सामान 30 रुपए का था अब वो कितने का हो गया? 34 रुपए। इसने भी अपना 4 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। और यहां पे 4 रुपए तुम्हें लग रहा है कि एक पैकेट नहीं बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर 200 पीस खरीदता है। कितने पीसेस खरीदता है? 200 पीसेस खरीदता है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा एक प्रकार से? अगर 4 रुपए के हिसाब से देखोगे तो 800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा एक बल्क की सप्लाई में, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे कह रहा हूं मैं, इसको प्रॉफिट बन जाता है। समझ में आ रहा है? और डिस्ट्रीब्यूटर किसी पर्टिकुलर सिटी में एक होते हैं, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, अगर सामान की बहुत ज्यादा स्टॉक हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर का जो सामान होता है करीब करीब मार्केट में 35 लाख का सामान होता है। अगर तुम कभी जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, जैसे अमूल का दूध है, उसकी आइसक्रीम है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं, तो कम से कम मार्केट में 20-30 लाख रुपए लेके उतरना पड़ता है, क्योंकि इतना स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके सामान ही खत्म हो जाएगा। अब ये 200 पीस क्या करता है? तो 20 पीस एक रिटेल शॉप को दे देगा,
20 पीस दूसरी रिटेल शॉप को दे देगा, और कितने में देगा? 38 रुपए में। कितने में देगा? 38 रुपए में। 4 रुपए का इसने अपना प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब 38 के बाद ये कितने में देगा कस्टमर को? 40 रुपए में। 2 रुपए का प्रॉफिट लेगा। मतलब एक एग्जाम्पल है इसमें, मतलब रियल उस पर मत जाओ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझा रहा हूं। और क्या बेटा 50 में नहीं बेच सकता, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है? 40 के ऊपर बेच। हाँ, तो जब होता, कंपनी ने तो पहले से ही छाप दिया कि इसके ऊपर प्रॉफिट जाएगा ही नहीं। मैक्सिमम जो है 15 रुपए के माल पे कंपनी कितना बोल रही है कि 40 रुपए के ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर तुम सामान कभी बेच ही नहीं सकते, लोग खरीद भी नहीं सकते। खरीदने वाले मजबूरी में भले खरीद लें। जब देश में कोरोना वगैरह आ गया था, लोगों ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया था। हर जगह डर के मारे नहीं पता चल रहा था। बीच में तुम लोग देखो, लोगों ने ब्लैक में टमाटर के दाम कितने ऊपर बढ़ा दिए थे, ये थे ना एकदम से। जो लोग स्टोर कर लेते हैं मार्केट में, डिमांड खूब हो जाती है, सप्लाई कम कर देते हैं पीछे से, तो रेट हाई हो जाता है। वो तुम आगे चल के समझोगे उस चीज को, डिमांड एंड सप्लाई का खेल वो MBA में पढ़ाते हैं। फिलहाल यहाँ पे तुम ये समझो कि मार्केट प्राइस क्या है, समझ में आया? अच्छा, इसने ये जो खरीदा 38 रुपए में, ये 38 रुपए क्या है? ये 38 रुपीज है बच्चों, कॉस्ट प्राइस। क्या है ये? क्योंकि हमारी कहानी जो हम लोग सवालों में उतरेंगे, हम जो कहानी करेंगे, हमारा लेना देना सिर्फ रिटेल शॉप से होगा। हमारा लेना देना किससे होगा? रिटेल शॉप से। मैं फिर से तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो यहां बता देता हूं। सबसे पहले बनी आपकी फैक्ट्री, फैक्ट्री से गया सप्लाई डिपो, सप्लाई डिपो से गया डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री दोनों एक ही है बेटा। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में अंतर पता क्या होता है? बता देता हूं तुम लोगों को। ट्रेडर भी होता है, ये क्या करता है? सामान मंगाएगा बहुत सारी मात्रा में, एक प्रकार का ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ट्रेड करना मतलब सामान को खरीदना और बेचना। इस दुनिया में हर इंसान यही कर रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में कर रहा है। कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई सामान को खरीद के बेच रहा है। तो ये लोग कहाँ खरीद के बेचते हैं? ये लोग खरीदते हैं चाइना से। मान लो इन्होंने खरीदा चाइना से, बल्क में सामान खरीद लिया, और उसके बाद उस पर अपना ठप्पा लगाया, बेच दिया। चॉइस की कंपनियां होती हैं जो, वो सब क्या है? ट्रेडर्स हैं, जो फॉरेन से सामान को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो भी इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्टर अलग होता है। इंपोर्टर अलग होता है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत सारे आदमी चाहिए। तो सेम बंदा इंपोर्टर भी हो जाए, ट्रेडर भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसा भगवान ने मौका नहीं दिया किसी को। ठीक है, जो आदमी पढ़ा सकता है वो दुकान पे धनिया नहीं बेचेगा, और जो आदमी बेचारा धनिया बेचेगा वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसकी पढ़ाई तो वहीं धनिया बेचते बेचते ही हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक इंसान सब काम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। तो ट्रेडर समझ में आया? ट्रेडर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर है एक प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूटर का एक हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटर पे बंदिशें होती हैं, ट्रेडर पे कोई बंदिशें नहीं होती, अपने हिसाब का मालिक होता है। उसके बाद पैसा बहुत होता है, बोलता है भैया मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, दे दो, तुमसे भी खरीदूंगा, 200 पीस सस्ते में बेचो, और उसके बाद फिर यहाँ से वो सामान फिर ये दुकानों को देना शुरू कर देता है। ट्रेडर भी दुकानों को देता है सामान, लेकिन ट्रेडर का लेना देना फैक्ट्री से नहीं है, वो अपने दिमाग की समझ से सीधे डील करता है, उसका किसी से बाउंडेशन नहीं है, अपना ही चैनल है उसका, कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी। अब आते हैं यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर किसको सामान देता है? रिटेलर को। जिस दुकान में तुम जाके बोलते हो अंकल अंकल टॉफी देना, और सामान देता किसको है? कस्टमर को। तो हम जो किताब में पढ़ेंगे सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ेंगे, इसके पीछे का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, पर कहानी तुम लोगों ने जाननी जरूरी है। समझ में आया राघवी बेटा? समझ में आया? ठीक है, तो हमारी कहानी सिर्फ रिटेलर और कस्टमर पे है। तो अब यहां पे हम लोग समझते हैं, तो जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो हम रिटेलर ने सामान जो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा होगा उस पैसे की बात करें। कॉस्ट प्राइस समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस मतलब वो पैसा जो रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा। आ गया समझ में? क्योंकि अगर वैसे एक बात समझो तुम लोग, इसने भी तो कॉस्ट प्राइस पे सामान खरीदा होगा पीछे से, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी तो कॉस्ट प्राइस करी होगी, एसडी ने भी कॉस्ट प्राइस करी होगी,
हर कोई कॉस्ट प्राइस तो कर ही रहा है लाइफ में। कस्टमर के लिए भी तो कॉस्ट प्राइस है, बोला मैंने सामान खरीदा है सर, मैंने तो कॉस्ट दी है, तो हर एक की कॉस्ट प्राइस है। लेकिन हम जो चीज समझ रहे हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो हम सिर्फ इतना पोर्शन समझेंगे जिसमें रिटेलर ने जो सामान पीछे से खरीदा है, जितने में सामान उसको पड़ा है, उसको हम बोलेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट प्राइस। और यही बंदा जब सामान कस्टमर को बेचेगा तो उस पैसे को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है? और उस सामान पे जो प्रिंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग मार्क्ड प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस। अब तुम लोग सोचोगे कि सर जो लिखा होता है उसी पे तो बेचते हैं। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। 1 रुपए की टॉफी पे 1 रुपए लिखा है, उस पर खरीद लाए। कभी कभी व्यवहार बनाने के लिए। और हम लोग कैसे करते हैं, जब कभी नई जगह पे जाते हैं वहां पहले ढूंढने लगते हैं कौन सी दुकान। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग नई जगह पे गए, किसको? रिटेल वाले अंकल को। हमने बोला अंकल ये टॉफी कितने की थी? उसने बोला 1 रुपए की एक। आपने बोला 10 रुपए में 11 मिल जाएंगी क्या, है ना? फिर वो हिसाब लगाता कि एक तो मुझे पड़ी होगी 90 पैसे में, तो सोचेगा यार इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, फिर अगर ये नहीं खरीदेगी तो कल तो ये एक्सपायर हो जानी है, मैंने ही खानी है, चलो दे देते हैं। तो वो जो 1 रुपए की थी वो आपको एक की नहीं पड़ी। ऐसा होता है ना, कई बार आप आटे पे जाते हो, अंकल थोड़ा सा कम कर दो ना इस पे। तुम लोग नहीं करते होगे, लेकिन आमतौर पे अपने माँ बाप को देखते होगे, वो लोग करते हैं, हर कोई करते हैं। मेरे पापा तो दबा के करते हैं, मेरे उसको बार्गेनिंग बोलते हैं, नेगोशिएशन। हम लोग अमर हैं। तो मार्क्ड प्राइस पे हमेशा सामान बिकता है, ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन मत डालना कभी। मार्क्ड प्राइस इज नॉट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कस्टमर ने सामान कितने में खरीदा, मार्क्ड प्राइस मतलब उस आइटम पे कितने का ठप्पा लगा हुआ था कि ये इतने में बिकना चाहिए। ठीक है? ज्यादा में नहीं बेच सकते, मार्क्ड प्राइस से कम पे बेच सकते हैं। तो मुझे समझाओ बच्चों कि अगर मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा होता है अक्सर 99% केसेस में ऐसा ही होता है। 1% केस में क्या होता है कि जो मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है कि नहीं होता? सेलिंग प्राइस हमने कम में खरीदा, मार्क प्राइस मतलब है ना, हमने खरीदा, सस्ते में खरीद लिया हमने, तो हुआ क्या होगा, कुछ ना कुछ इसको डिस्काउंट दिया होगा। कुछ ना कुछ क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। किस पे दिया जाता है? दुकानदार में आपने कैसे दी थी? आप कौन हो पहले ये तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर हो कि कस्टमर? आप डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी तो हम समझ ही नहीं रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पे क्यों आ गए आप रिटेल और कस्टमर की बात करो। हम्म हाँ, आप 36 में बेच सकते हो आप। नहीं, प्रॉफिट तो 1 ही रुपए हुआ ना। देखो, एक आदमी को सामान अगर 35 रुपए में मिला है और उसमें एमआरपी लिखी है 40 रुपए, ठीक है, तो 35 का सामान 36 से लेकर 40 के बीच में किसी भी रेट पे बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है ना। इन पे तो एमआरपी लिखा होता है। जब तुम आलू खरीदने जाते हो उस पर तो एमआरपी भी नहीं लिखा रहता। सब्जी खरीदने जाते हैं, एक बोलता है 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, बगल 4 रुपए 4 रुपए, 2.5 रुपए 2 रुपए, आइए 5 किलो 1 रुपए में। तो वहां तो एमआरपी भी नहीं लिखा रहता। वहां क्या है, सबका अपना अपना स्टाइल है बेचने का। लेकिन जिन पैकेजेस पे एमआरपी लिखा हुआ है वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि अरे सर ये तो ऐसे ही लिख दिया, या दुकानदार को आसानी होती है बेचने में, बोलेगा देखो ना सर लिखा है इस पे। तो बोलते डिस्काउंट दो ना, डिस्काउंट दो ना, तो क्या देता है वो? डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। पर क्या डिस्काउंट करने के बाद उसको घाटा होगा? कभी कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है घाटा हो। सब्जी वाले को कैसे मिलता है? सब्जी वाला जाता है सुबह सुबह अपनी मंडी में, ठेला लेके जाता है ऐसे धीरे धीरे कर। अब मंडी वाले वहां से लेके आते हैं किसानों से, व्यापारी जो होते हैं कि वो किसान,
हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, किसानों के पास जाते हैं, उनसे रात में पैकेजिंग कराते हैं, सुबह सुबह 5 बजे सब्जी मंडी में सामान भेज देते हैं, यहाँ सब्जी वाला खरीदता है, फिर आपके आमने सामने लगाता है, आइए 2 रुपये किलो, तुरई 20 रुपये किलो, धनिया फ्री में, मिर्चा 100 रुपये किलो, ऐसे करके बेचने लगता है वो, है ना। यहाँ पैसे भी नहीं मिल रहे। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया? हाँ, प्रॉफिट कब होता है, कितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो लॉस हो गया। ठीक है, अब तुम लोग सोचते होगे सर लॉस क्यों करेगा, कोई लॉस क्यों करेगा, इसको समझो आप। किसी ने सामान खरीदा जिसपे एमआरपी लिखी है 100 रुपए पे, मान लो खरीदा है इसने 80 रुपए में, और इसमें प्रॉफिट ये कमा रहा है 20 रुपए का। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 20 रुपए का। और ये सामान 1 महीने के बाद एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो बेचारा 15 दिन तो देखेगा कोई कस्टमर आ जाए, 15 दिन के बाद वो सोचेगा यार ये तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या करेगा, इस पर डिस्काउंट कर देगा, और डिस्काउंट कर देगा 10 रुपए का, और बोलेगा मैं 90 रुपए में दे रहा हूं। अभी भी प्रॉफिट ही हो रहा है, अब 80 रुपए का सामान पड़ा, 100 रुपए एमआरपी है, 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया कि सामान बिक जाए, 90 रुपए में बेचेगा, तो भी तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। 80 में खरीदे तो 10 का प्रॉफिट ही तो होगा। अब देखा 14 दिन और निकल गया, सामान ही नहीं बिक रहा है, तो इसने फिर यहां पे लिखा हेवी डिस्काउंट। ठीक है, सेल। हाँ, मैं तो इसको साले पढ़ता हूँ कभी कभी, पता नहीं ये सेल लिखा होता है कि गाली दे रहे होते हैं, साले ऐसे लिखते हैं ना, सेल। तो ये सेल पे कर दिया इसने 80 रुपए, नहीं इसने कर दिया 75 रुपए। अब आदमी सोचता है कि यार 100 रुपए का सामान 75 में मिल रहा है, यार ले लो। कंडीशन क्या है कि साड़ी में एक छोटा सा छेद है जो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, बोलते ना ऐसे, इन साड़ियों में एक मामूली से डिफेक्ट है जो खोजने पे भी नहीं मिलेगा। तो इसमें कंडीशन क्या, बोला भैया कल ही एक्सपायर हो जा रहा है, आज ही पी जाओ इसको। कोल्ड ड्रिंक है, बोला हाँ आज तो पार्टी करनी है हमने, आज खत्म कर देंगे इसको, तो बोला 75 में मिल रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये लॉस में जा रहा है ना, नहीं लॉस में जा रहा है वो, पर बेचारे को 5 ही रुपए का लॉस हो रहा है। अगर वो सामान नहीं बिकेगा ना तो उसको 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब लॉस को भी उसने कम कर लिया, सिर्फ 80 रुपए से कितने पे कर लिया, 5 रुपए से। तो कहने का मतलब एक प्रकार से 70 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसने। समझ में आ रहा है? लॉस को कम करना भी प्रॉफिट है, और करना पड़ता है कई बार मजबूरी में, क्योंकि कहीं कहीं से प्रॉफिट आता है तो कहीं कहीं से लॉस भी होता रहता है, तभी तो जिंदगी बैलेंस होती है। हमेशा ही प्रॉफिट होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? हमेशा प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, कभी कभी लॉस भी होगा। लॉस झेलने का दम होना चाहिए व्यापारी के अंदर, तब जाके बड़ा व्यापारी बनता है ना। समझ में आया? कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, समझ में आ गया? ठीक है, अब इन पे सवाल कैसे होते हैं? तो हम कॉस्ट प्राइस को बेटा डिनोट करेंगे सीपी से, लिखते जाओ। अब सीपी मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, पी का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। फिर एल का मतलब हो गया बच्चों लॉस, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट। एमपी का मतलब हो गया बच्चों मार्क प्राइस। 1 2 3 4 5 6, इसी में कोई और जोड़ दे तो हम बोल देंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर ये बुक में होगा तो हम इसको लेंगे, नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, समझ आप लोगे, कर तो लोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ये टैक्स है, सरकार को जाता है। सब समझ लीजिए जीएसटी की। अच्छा, समझ में आता ही नहीं है?
हाँ तो कैसे आएगा, अभी हमने समझाया क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझाया तो समझ नहीं आएगा, समझ तो आ भी सकता है, लेकिन मतलब मैंने नहीं समझाया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको आएगा। चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोगों को। अच्छा एक आया तो एक गया, वर्तिका ने बंद कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर यहाँ पे मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप है, उसमें क्या है ना कि मतलब 300 रुपीज अनलिमिटेड है, तो उसमें सर उनका लॉस नहीं होता होगा? नहीं उनको लॉस नहीं होता होगा बेटा। किस लिए क्यों? नहीं होता होगा, जब एक आदमी अनलिमिट, अब देखो 300 रुपीज में अनलिमिटेड में, पहले मुझे बताओ कि क्या क्या सामान है उसके पास, क्या क्या खाने में खिलाता है वो। लंच, मान लो लंच की बात करते हैं, क्या क्या खिलाता होगा बताओ। 2 लोगों के साथ एक फ्री है। दो लोगों फ्री के साथ क्या, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे सर 2 लोग हैं, तो हाँ उसके साथ मतलब एक लोग का और फ्री है। मतलब 600 रुपए में वो 3 लोगों को खाना खिला रहा है ना, हाँ सर। ये कह रहे हो ना आप। 600 रुपए में 3 लोगों को खाना खिला रहा है, वो 300 रुपए पर प्लेट मील है, 2 लोगों के साथ एक फ्री है, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे फ्री खाने जाएंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसकी। मुझे ये समझाओ बेटा कि वो खिलाता क्या क्या है, पहले बताओ। रोटी? हाँ सर, स्नैक्स बहुत कुछ है मतलब। नहीं नहीं, मुझे आइटम के नाम बताते जाओ। स्नैक्स में क्या क्या है, सांप में क्या क्या खाते हो। पनीर टिक्का, एक पिन बताते जाना मुझे। पनीर टिक्का है, हाँ। ओके। उसके पिज्जा, बाद बर्गर। पिज्जा बर्गर भी है। यस सर। पिज्जा है, बर्गर है, और क्या है। पास्ता। पास्ता है, और बताओ। रोटी सब्जी नहीं है मतलब, है नहीं, उधर सिर्फ ओनली स्नैक्स है। क्या है, ठीक है। हाँ खाने में रोटी सब्जी नहीं होगी ना फिर, सर ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, एक एक बहुत भूखा आदमी, सालों से भूखा आदमी, कितने कितने पनीर खाए। पनीर टिक्का कितना, पनीर टिक्का भी है। यस सर। पनीर टिक्का तो बेटा फिर आदमी ज्यादा नहीं देता होगा वो, है ना। पनीर टिक्का के लिए उसने डेंजरस सा आदमी बैठाया होगा, जो 2 बार देने के बाद तीसरी बार ऐसा घूरेगा कि डर के मारे आदमी मांगेगा नहीं। वो फिर इस पे आ जाएगा, पिज्जा पे या बर्गर पे आ जाएगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मैन्युफैक्चरर होगा, वो किसी से मंगाता नहीं होगा, खुद ही बनाता होगा। मैन्युफैक्चरर ही इतना कम प्रॉफिट में आदमी को सामान खिला सकता है। अब देखो बेटा, एक बन जिसमें बर्गर बनता है वो आता है 5 रुपए का। कितने का आता है, 5 रुपए का। उसके ऊपर, उसके अंदर जो सब्जी लगती है, मान लो आलू गाजर वांजर सब मिला लो तुम, मैक्सिमम मिला लो तुम, 20 रुपए से ऊपर की सब्जी नहीं लगती। 20 रुपए में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। कितना हो गया, 25 रुपए, ठीक है। सिर्फ एक बर्गर की बात करते हैं हम, तो 25 को अगर 300 बनाना है तो कितने बर्गर खाने पड़ेंगे, 12 बर्गर। एक आम इंसान 12 बर्गर तो नहीं खा सकता, 4 खाएगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा कितना खाएगा, 4 खाएगा। उसमें 8 बर्गर का प्रॉफिट। अब मान लो 3 आदमी खा रहे हैं तो 3 आदमी 12 बर्गर खा लेंगे, 16 खा लेंगे, 20 खा लेंगे, पर 600 रुपए में कितने बर्गर बनेंगे उसके पास, 24 बर्गर बन जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमा लेगा। कोई आदमी बहुत बड़ा खवैया होगा, वो एक दिन तो खा लेगा, लेकिन उसमें ऐसा भी होगा जो कम खाने वाले होंगे। जैसे आदमी, 2 आदमी गए, एक बच्चा गया, बच्चा क्या खाएगा, 2 बर्गर खा लेगा, 4 खा लेगा, ठीक है। और अब आते हैं पिज्जा पे। पिज्जा किससे बनता है, मैदे से बनता है। मैदा कितने रुपए का आता है, 30 रुपए पर केजी। और ये लोग जो खरीदते हैं ना मैदा, वो 30 रुपए पर केजी का नहीं खरीदते हैं, ये लोग खरीदते हैं 20 रुपए पर केजी का, जो कोई नहीं खरीदता। और फिर उसके ऊपर बेकिंग वेकिंग करके मसाला वसाला लगा लुगा के लालच देके, तो 1 केजी, तुम कभी सोचो, इमेजिन करो, तुम 1 केजी कभी भी मैदा खा पाओगी, तुम 30 रुपए का भी नहीं खा पा रही हो। उसमें तुम और आइटम लगा दो, क्या लगा दो इसमें, चीज वीज लगा दो, सॉस लगा लो, ज्यादा से ज्यादा तुम 70 रुपए का खा पाओगे। लेकिन इसको
एक कंपनी है, कौन सी वाली, डोमिनोज, वो कितने में बेचती है, 300 रुपये में, 400 रुपये में, ठीक है, 400 रुपये में भी बेचती, 150 रुपये में भी बेचती, सस्ते वाले भी आते हैं, 100 में भी बेचती है। तो बहुत पिज्जा खाते हो तुम्हें, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो भी चीजें मिली होती हैं उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता कि तुम बहुत सारा खा लो, ज्यादा से ज्यादा एक, तो तुम एक ये खा लोगे, 2 पिज्जा खा लोगे, कुल मिला के तुम 100 से 150 का सामान का खा लोगे, इससे ज्यादा का नहीं खा पाता आदमी। एक आदमी का एवरेज किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में पहले आता था बेटा 250 रुपये, आज की रेट में आता है 350 रुपये एवरेज। तुम लोग आज के बाद ध्यान देना इस चीज को, जब भी तुम कभी खाना खाने जाओगे बाहर, और अगर तुम 4 लोग हो तो तुम्हारा मैक्सिमम बिल आएगा 1200 रुपये। तुम कुछ भी खा लेना, चेक करके देखना कभी भी, आज के बाद जब भी कभी जाओगे 4 लोग खाओगे तो ज्यादा, सॉरी 350 रुपये के हिसाब से 1400 रुपये, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। किसी ने वहां पे थोड़ी सी कंजूसी कर दी तो इससे कम ही करके आओगे, तुम ज्यादा करके नहीं आओगे। आइसक्रीम भी खा, दारू अलाउड नहीं है इसमें, आइसक्रीम अलाउड है, वेज अलाउड है, नॉन वेज का चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, सब कुछ अलाउड है। 1400 रुपये से ऊपर का बिल नहीं आता अगर तुम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो। 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 स्टार 3 स्टार की बात कर रहा हूँ। 5 स्टार में तो 1400 का सिर्फ एक केला मिलेगा तुम्हें, है ना। बोले एक ने दिखाया था, राहुल बोस ने बोला ये 1400 रुपये का बिल थमा दिया, 1-2 केले दिए थे उसको, जिम करके आया था वो, उसमें 2 केले दे दिए थे उसको बनाना, और पता नहीं क्या अंग्रेजी झाड़ के उन्होंने 1400 रुपये का बिल बना दिया था। तो 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहां तो सांस लेने के भी पैसे हैं, है ना। ऐसे घुसने जाओ पैसे मांग लेते, बोले अरे सांस ले ली तुमने यहाँ पे। समझ में आया तुम्हें। पहले आता था 250 रुपये, अभी थोड़ी सी महंगाई हो गई, सैलरी वैलरी बढ़ गई तो 350 रुपये हो गया, ठीक है, एवरेज यही होता है। तो 350 रुपये, तो ये 350 रुपये में तो इनका खर्चा कितना होता है, 350 में खर्चा कितना होता है पता है, 175। जो तुम लोग शाही पनीर ऑर्डर करते हो उसमें कितने पनीर के पीसेस होते हैं, 5, 6, 7, 100 ग्राम पनीर भी नहीं होता वो, सब जोड़ जाड़ के देखोगे 100 ग्राम भी नहीं होता वो, 15, ये बोल रहा है मैक्सिमम 15 होते हैं। और उसमें भी ऐसा मिर्चा डाल देंगे कि यहाँ पे ऐसे जलन होने लग जाएगी, बोलेगा आज तो इसोफेगस जल गया हमारा, घर जाके इनो लेना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन सुबह उठोगे यार बड़ा जलन हो रही है यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं ना। बड़ा गरिष्ठ भोजन था, अंदर गर्मी डाल देता है वो, जिंजर फिंजर का पेस्ट वेस्ट सब मिला देते हैं वो लोग, इसलिए घर का बना खाना खाना चाहिए। तब हम मम्मी को पूछते नहीं है, बाहर का ही अच्छा लगता है, उसमें अजीनोमोटो मिला देते हैं वो। आया समझ में। तो इसमें भी देखो प्रॉफिट है बेटा 175 में, और तुम तो कह रही हो 300 रुपये ले लेता है, 300 रुपये तो वो ले ही लेता है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि 300 की जगह पे वो 200 रुपये में भी खिला सकता था, पर 300 क्यों चूज किया, कि आदमी को लगे कि यार अनलिमिटेड है, मैं तो खूब खा लूंगा। अब वो 350 से तो अच्छा ही है ना 300, एवरेज कितना है आज की रेट में 350, आदमी को लगता है 300 तो इससे सस्ता है, और मैं इसमें 3 लोगों को घुसेड़ूंगा। तो जो अगर तुम अकेले जाते तो 350 का खाते, पर अब तुम 2 लेके जा रहे हो 3 के लालच में, कि 2 लोग जाएंगे 3 लोग खाएंगे, तो 600 उसको दे गए, उसकी झोली में 600 रुपये दान करके आ गए। खाओगे तो तुम इतने का ही 175 का ही, इससे ऊपर का नहीं खा पाओगे कभी भी। तो हर बार वो 125 रुपये कमा रहा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक आदमी पे मैक्सिमम खर्चा 175 रुपये का बनता है, या 200 का भी बनता है, तो तुम मैक्सिमम ठूस के आ जाओ, कितना भी खा के आ जाओ, 600 से ऊपर का तुम नहीं खा पाओगे। तो मान लो तुम बहुत दिनों के भूखे हो, बोले आज चलेंगे खाने, तो तुम हो सकता है प्रॉफिट में आ जाओ, तो कोई ना कोई तो होगा, कोई और फैमिली होगी जो बेचारी गरीब सी होगी, उतना नहीं खा पाएगी, तो वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। चले अब सवालों पे चले, हो गई। तो बच्चों देखो, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, नहीं सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, और कॉस्ट प्राइस अगर आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं लॉस हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब ये दोनों चीजें जो निकाली जाती हैं, अच्छा आमतौर पे परसेंटेज हम क्यों देखते हैं बेटा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब हमने बोला मान लो एक दुकान में कितने आइटम होते हैं, करीब करीब वो 600 से 700 प्रकार के आइटम रखता है,
10 प्रकार की टॉफी, 15 प्रकार के बिस्किट, 3 प्रकार का आटा, आशीर्वाद का भी, पतंजलि का भी, हाँ चक्की आटा भी रखता है, हर प्रकार की चीजें रखता है। 600 प्रकार के आइटम रखता है। च्यवनप्राश डाबर का भी है, पतंजलि का भी है, हिमगंगे का भी है, तेल है 10-15 प्रकार के। कैंटीन में आप जाते हो कभी कभी तो देखो कितने प्रकार के आइटम होते हैं ना, 600-700 प्रकार के आइटम। हर आइटम पे अगर वो छोटा छोटा प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो कितनी महाभारत हो जाएगी। बोलेगा तेल पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस बिस्किट पे 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, दिक्कत होगी। तो किस में समझते हैं हम लोग? परसेंटेज में। किसमें समझते हैं चीजों को? परसेंटेज में। हम कहते हैं भैया इस आइटम पे 10% का प्रॉफिट है। 10% का मतलब ये होता है कि जब ये आइटम 100 रुपए का बिक गया तो 110 रुपए मिले कस्टमर को। समझ में आया कि नहीं आया? 10% प्रॉफिट का मतलब देखो क्या होता है। 10% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एक सामान 100 रुपए में जब खरीदा गया, जब उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 110 रुपए। पर सारा सामान 100 रुपए का थोड़ी होता है, वो तो 1 रुपए का भी होता है, 2 रुपए का भी होता है, 5 रुपए का भी होता है ना। लेकिन हम परसेंटेज में ये समझते हैं कि जब भी ये 100 रुपए का सामान खरीदा गया है, जब ये बिकेगा तो 110 रुपए दे के जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हम बोलते हैं 10% लॉस, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो सामान हमने 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे खरीदा था उसको हमने 90 रुपए के सेलिंग प्राइस पे बेचा, तो 10% का लॉस हो गया। 100 रुपए पे 10 रुपए का लॉस हो गया। अब यहां एक बात ध्यान रखना, एक बात क्या ध्यान रखना कि जो भी प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है परसेंटेज में, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% करेंगे तो क्या निकल जाएगा? लॉस परसेंट। समझ में आ रहा है? तो हम बातें करेंगे आमतौर पे प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की। हम प्रॉफिट और लॉस की ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम किसकी बातें करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की। ठीक है? तो सवालों में इसको पहले आप नोट कर लो और फिर हम सवालों में चलते हैं। एक आधा सवाल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी अप्रोच बननी चाहिए और किस तरीके से हम उन सवालों को करेंगे। बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, क्यू मैथ की टेक्निक बताऊंगा। हाँ बच्चों, ये समझ में आया तुम लोगों को? चलो एक सवाल लेते हैं। हाँ, बहुत बेसिक सा सवाल लेते हैं। तो चीजों को निकालते कैसे, कैलकुलेट करते हैं कैसे, पहले समझ लेते हैं और फिर करते हैं। तो जैसे एक आदमी ने कॉस्ट प्राइस सामान खरीदा है बच्चों, मान के चलो 300 रुपए में। कितने में खरीदा सामान? 300 रुपए में। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20% प्रॉफिट परसेंटेज पे उसने सामान को बेच दिया। पूछा गया उसकी सेलिंग प्राइस बताओ, पूछा गया उसकी सेलिंग प्राइस बताओ। तुम बोलोगे कि उसने 100% ऑफ 300 का सामान खरीदा था। किसी भी चीज का 100% वो चीज खुद होती है, बताया था। तो 100% का उसने सामान खरीदा था, प्लस उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 20%। किसका? 300 का। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे समझेंगे कि 100 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120% ऑफ 300 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों? 100 से 100 कट गया, 120, 12 3 जा 36, तो 360 रुपये में सामान बेचा गया। ठीक है? इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे समझो कि 100 रुपये का सामान 20 रुपये में प्रॉफिट, तो 120। अगर वही सामान 200 रुपये का हो गया, अगले 100 रुपये पे फिर से 20 रुपये का प्रॉफिट। इसी 300 को मैं 3 भागों में तोड़ दूं तो हर एक से उसने 20-20 रुपये कमाए, तो कितने पैसे कमा लिए उसने? 60 रुपये। बच्चों आए समझ में? अब इसी सवाल में हम लॉस पे आ जाते हैं। इसी सवाल पे लॉस में आते हैं, उसमें देखो कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे? 100% ऑफ सीपी। ठीक है, ये सीपी हो गया।
इसमें से 20% ऑफ सीपी लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 100 में से 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100। तो कितना हो गया, 8 3 जा 24। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 240 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो 60 रुपये का प्रॉफिट था 360 बना दिया, 60 रुपये का घाटा हुआ तो 240 बना दिया। क्लियर है, सिंपल हिसाब है। हाँ, तो यहां से दो फॉर्मूले जनरेट कर दूं तुम्हारे सामने, इसको नोट कर लो। यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, वो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो गया, समझ तो आ गया ना कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, अगर आप ये समझ में आ गया तो आप एग्जाम में फॉर्मूला तुरंत बना लोगे। लोग इतनी कहानी लिखते हैं, मैं इतनी कहानी लिखता ही नहीं हूं, मैं बहुत छोटा कर देता हूं उसको। चले सवालों पे, देखो अभी ध्यान से। तो मान लो कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी से डिनोट किया, किससे डिनोट किया, सीपी से। अब कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, सीपी मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी। उस सीपी का जो 100% होगा वो क्या होगा, सीपी ही होगा, और उस पे P% सीपी का प्रॉफिट भी होगा। अगर मान लो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैंने बोला कि 100% सीपी तो होगा ही होगा, सेलिंग प्राइस में सीपी तो होता ही है। उसमें मान लो प्रॉफिट परसेंटेज पी से डिनोट किया हमने, तो मैंने बोला उसमें प्रॉफिट परसेंट जुड़ गया, किस पे, प्रॉफिट परसेंट किसका जुड़ता है, सीपी का जुड़ता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बच्चों 100/100 इंटू सीपी, और इसको लिख सकते हैं बच्चों P/100 इंटू सीपी। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से सीपी को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 100 + P डिवाइडेड बाई 100। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 + P डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से देखो क्या हुआ है इसमें, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ा है तो हमने न्यूमरेटर में क्या किया है, तुम ऐसे समझो सीपी में कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी एसपी बनेगा, ठीक है। तो तुम सोचो कि हमेशा 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमेशा 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। अब इसमें कुछ जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो क्या जुड़ जाएगा, पी जुड़ जाएगा, और घटेगा तो क्या घट जाएगा, एल घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे फॉर्मूला याद हो जाता है। समझो सीपी का 100/100 तो होगा ही, कुछ जुड़ेगा तो +P/100 और घटेगा तो -L/100। यहीं से मैं आपको लॉस के केस में बता देता हूँ। लॉस के केस में क्या होता है, तो हम बोलते हैं लॉस के केस में 100/100 ऑफ सीपी -L/100 ऑफ सीपी। तो इन दोनों में से मैं सीपी को कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 100 - L डिवाइडेड बाई 100। देख लो ये दो फॉर्मूले याद हो गए तुम्हें, सिंपल है। और दोनों फॉर्मूले में देखो तो 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 3। पहला वेरिएबल क्या है, सेलिंग प्राइस, जो नहीं पता है हमें। दूसरा वेरिएबल क्या है, कॉस्ट प्राइस। तीसरा वेरिएबल क्या है, या तो लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज। याद रखना एल और पी लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज हैं, लॉस नहीं है। लॉस डिफरेंट थिंग है। लॉस क्या होता है बच्चों, लॉस होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट ये होता है। ये जो यहां पे पी और एल लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे ध्यान से लिख देता हूं, पी क्या है आपका, प्रॉफिट परसेंट, और एल क्या है आपका, लॉस परसेंट, इस फॉर्मूले में, तो कंफ्यूजन ना हो।
तो अगर आपको लॉस मिला है, अगर आपको लॉस मिला है और लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो लॉस परसेंट निकालते हैं बेटा, लॉस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस। अगर गिवन है तो लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो लॉस परसेंट आएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट से तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करेंगे, इनटू 100। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर ₹375। तो फटाफट से क्या हो गया आपका 375 क्या हो गया बेटा? ठीक है, और एसपी क्या हो गया? 400। तो गेन परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे? गेन हुआ कितने का? 25 रुपए का। कितने पे? सीपी कितना है बच्चों? लिखना शुरू कर दो फटाफट। एसपी कितना है? 400। तो एसपी आप लिखोगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर गेन कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी, 400 माइनस 375 इज इक्वल टू ₹25। फिर गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे 25 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो 25 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 100। तो 25 वन जा 25 वन जा 25, फिर 12 125 25 5 जा 125, 5 3 जा 15, 5 20 जा, तो हम बोलेंगे 20/3%। समझ में आया कि नहीं आया? 20/3 को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 6 2/3%। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे YouTube के सभी प्यारे दोस्तों को जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली क्लास में और कुछ और सवाल लेके चलेंगे, डिटेल में और समझेंगे, जहां हम डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।